नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में हम पर्सनालिटी को मापन करने का सब्जेक्टिव मेथड पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव मेथड में एक मेथड था जिसको हम प्रोजेक्शन मेथड कहते हैं। प्रोजेक्शन मेथड के अन्य और प्रकार थे, जिसमें से एक मेथड हमारा आ जाता था जहाँ पर हम मानसिक रोगों के विषय में ज़्यादातर जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमने रोशाक इंक ब्लॉट मेथड भी पढ़ा था। और अब हम प्रोजेक्शन मेथड का एक और मेथड पढ़ते हैं जिसका नाम है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। हम इसको थीमेटिक कहते हैं, वैसे इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है। थीमेटिक, ओके, जैसे हम TAT कहते हैं। इसी मेथड को हम पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक भी कहते हैं। इसके जो जनक हैं वो है हेनरी ए मरी और क्रिस्टीना डी मॉर्गन। 1930 में इन्होंने ये मेथड अपनाया था। अब इस मेथड में है क्या? सबसे पहले तो आपको ये बोर्ड पर दो पिक्चर दिखाई दे रही होंगी। मैं समझती हूँ कि मेरी ड्राइंग तो बहुत ख़राब है, लेकिन आप ये समझ पा रहे होंगे कि यहाँ एक व्यक्ति है जो सर टेक कर टेबल पर सर टेक कर बैठा हुआ है। ठीक है, फ्लोर पे बैठा है और इसने अपना सर टेबल पर ढक रखा है, टेक रखा है। यहाँ एक बच्चा बैठा है जो नज़रें झुकाए अपने वायलिन को देख रहा है। वायलिन इसकी टेबल पर रखा है और ये बच्चा इस वायलिन को देख रहा है। तो जैसे ये दो पिक्चर्स हैं, अब इस पिक्चर में तो आपको एक व्यक्ति नजर आ रहा है और यहाँ पर एक व्यक्ति, और ख़ास तौर से अगर हम इस मेज़ को, इस दोनों मेज़ों को हम इग्नोर कर दें तो ये ऑब्जेक्ट भी आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से कुल मिलाकर 30 कार्ड हेनरी और मॉर्गन ने बनाए थे। ठीक है ना, इन्होंने 30 कार्ड बनाए और उन 30 कार्ड्स में अलग अलग आकृतियाँ थीं। वो मनुष्य की भी हो सकती हैं, केवल ऑब्जेक्ट की भी हो सकती हैं, या फिर मनुष्य और ऑब्जेक्ट दोनों की हो सकती हैं। इसके अलावा नेचर की हो सकती है। हो सकता है एक पेड़ दिखा दिया हो, केवल एक पेड़ ही खड़ा हुआ दिखाई दे गया, या हो सकता है कि कोई पत्थर दिखाई दे गया। तो अलग अलग किस्म की, और इन पिक्चर्स में महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। अलग अलग पिक्चर्स बनाए गए और उन पिक्चर्स के हिसाब से किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसकी थॉट प्रोसेस कैसी है, उसका अचेतन मन क्या है, क्या उसके अचेतन मन में अब अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है, उसको पढ़ने का एक प्रयास किया गया था। तो इन प्रयासों में से जो कार्ड्स इन्होंने बनाए थे, उन्हीं के कार्ड्स में से 2 कार्ड्स को मैंने यहाँ पर डिपिक्ट करने की कोशिश की है। ठीक है ना, ऐसे ही जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ और कार्ड्स भी थे। मान के चलिए कि एक सिर्फ झोपड़ी दिखा दी और बहुत सारा स्नोफॉल दिखा दिया, और स्नोफॉल तो है ही, हो सकता है कि सूरज भी चमकता हुआ दिखा दिया हो। तो ये जो पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर्स में से मैंने कुछ के डिस्क्रिप्शन आप तक पहुंचाए। अब ये प्रोसेस पूरा है क्या, उसको समझ लेते हैं। देखिए, हेनरी ए मरी और क्रिस्टीना डी मॉर्गन, जिसको हम मरी और मॉर्गन के नाम से भी अधिकतर पढ़ते हैं, इन्होंने किसी भी व्यक्ति का इंसाइट, उसके अंदर क्या है, उसके अचेतन मन में क्या है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, वो चीज़ों को किस तरीके से परसीव करता है, और उनकी दिमाग में क्या क्या आइडियाज़ आते हैं किसी भी पिक्चर को पढ़कर। तो पिक्चर्स से व्यक्ति क्या इंटरप्रेट करता है, उसके हिसाब से व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, इन्होंने उसको पढ़ने की कोशिश की। तो इन्होंने अल्टीमेटली टोटल 30 कार्ड्स बनाए थे। 30 कार्ड तो वो थे जिनमें पिक्चर्स थे, जिसमें व्यक्ति भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, एनिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर केवल नेचर दिखा सकते हैं। राइट, तो 30 पिक्चर्स तो ऐसी हैं, और एक है हमारा बिल्कुल ब्लैंक कार्ड, एकदम ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक है वो कार्ड। ठीक है, अच्छा, ये जो 30 पिक्चर्स हैं, ये 30 पिक्चर्स वाइट एंड ब्लैक है। वाइट एंड ब्लैक का मतलब होता है एक्रोमैटिक है। ठीक है, बिल्कुल सफ़ेद और काले रंग की है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है ना, सफ़ेद और काले रंग में इसको शेड कर दिया गया है। शेड कर देंगे तो आप उसको अलग कलर थोड़ी मानेंगे, आप तो यही मानेंगे ना कि पिक्चर ब्लैक एंड वाइट है। चलिए, अब इनमें अलग अलग ये इन्होंने जो कार्ड्स बनाए थे, और जिन लोगों पर इनको ये एक्सपेरिमेंट करना था, वो कुछ ऐसे मेल फीमेल, गर्ल्स बॉयज़, गर्ल्स फीमेल्स, बॉयज़ मेल्स, इस तरीके से इन्होंने अपने विश्लेषण के लिए ये कुछ डिमार्केशंस कर रखे थे। अच्छा, ये जो सीन है, इन सारे के सारे सीन्स को हम एम्बिगस सीन्स बोलते हैं। एम्बिगस का क्या मतलब होता है? एम्बिगस का मतलब ये होता है कि एक ही पिक्चर के कई अर्थ हो सकते हैं। हो सकता है कि आप इस व्यक्ति को कुछ ऐसा माने कि ये शायद स्कूल से आया है या काम करके आया है, बहुत थक गया है, इतना थक गया है कि बस कुछ सोचने लग गया था और यहीं पर अपना सर टेक कर लेट गया।
हो सकता है कुछ लोग ये सोचें कि बहुत ही मायूस है इसलिए ये उदासी में लेट गया है। हो सकता है कि कुछ लोग सोचें कि लोनलीनेस है, घर में आया और लोनलीनेस की वजह से ऐसे बैठ गया है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग सोचें कि बहुत ज़्यादा बीमार है, या हो सकता है कि कुछ लोग ये भी सोचें कि शायद ये कुछ सोच रहा है, कुछ बहुत गहरा सोच रहा है, इसको अपना स्पेस चाहिए था और घर के एक कोने में इसने उस टेबल के साथ अपने आप को कंफर्टेबल कर लिया। या हो सकता है कि कुछ लोग ये सोचें कि ये इसकी बेस्ट प्लेस एंड पोजीशन है, इसको इसी पोजीशन में अच्छा लगता है बैठकर थोड़ा सा रिलैक्स करना। अब अगर इस पिक्चर की हम बात करें तो ये पिक्चर देखकर आप में से बहुत सारे लोग या हम सभी लोग मिलकर अलग अलग कुछ सोच सकते हैं। हो सकता है कि हम ये सोचें कि वायलिन को देखकर सोच रहा है कि कभी मैं इस वायलिन को सीखूंगा, या इसके उर्जे पुर्जे कैसे होते हैं, किन से मिलकर ये बना होता है, या फिर इसके स्टिक के साथ हम इसको कैसे बजाते हैं, या फिर ये सोच रहा होगा कि जब तक स्टार्ट करूँगा नहीं तब तक ये आएगा नहीं। या हो सकता है ये सोच रहा हो कि किसी दिन मैं बहुत बड़े स्टेज पर इस वायलिन को बजाऊंगा, या ये सोच रहा हो कि रेगुलर प्रैक्टिस करूँगा तब कहीं जाकर मैं इसको जो लक्ष्य मैंने बनाया है इसको लेकर वो चेस कर पाऊंगा, ये हासिल कर पाऊंगा। तो अलग अलग पिक्चर अलग अलग इंटरप्रिटेशन देती है अलग अलग पर्सनैलिटी के हिसाब से। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से सोच सकता है। हाँ, ये और बात है कि यदि व्यक्ति विशेष किसी स्थिति में है, किसी परिस्थिति से जूझ रहा है, तो उसका थॉट प्रोसेस बहुत ही नेगेटिव हो सकता है, और यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश है तो हो सकता है उसका नज़रिया बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का मापन करने के लिए ही, पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए, व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है उसको स्टडी करने के लिए इन्होंने ये 30 कार्ड बनाए थे प्लस एक 1 ब्लैंक कार्ड, यानी टोटल 31 कार्ड थे। बनाए कितने थे? अब बनाने के लिए तो कलाकारी करनी पड़ेगी ना, भले ही एक नेचर के लिए आपको स्नो ही बनानी पड़े, पर बनाना तो पड़ेगा, इसलिए 30 कहा जाता है कि 30 बनाए हुए कार्ड थे। और ये ब्लैंक था, ब्लैंक में तो आपको कोई मेहनत करनी नहीं है, सारे ही कार्ड्स लगभग एक ही डायमेंशंस के थे। अच्छा, इन्होंने एक लिस्ट बनाई 28 नीड्स की, जो ज़रूरतें होती हैं व्यक्ति की, और ये उन्होंने मान के चला कि 24 पॉसिबल फोर्सेस होंगे, ऐसे बहुत सारे इमोशंस होंगे जिनमें से इन्होंने 24 को ख़ास तौर से अपनी लिस्ट में रखा। ठीक है ना। इसके विषय में हमें बहुत ज़्यादा गहराई में जानने की ज़रूरत नहीं है, मेन थीम समझ लीजिए, वो थीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, अब एक व्यक्ति को इन 30 पिक्चर्स में से 10 पिक्चर्स दी जाती हैं। ठीक है, और 10 पिक्चर्स के लिए 50 मिनट दिए जाते हैं। अब हर एक कार्ड पर एक पिक्चर है और उस एक पिक्चर से एक कहानी बनाइए। तो कहानी बनाने के लिए सबसे पहली बात तो आपको उस कैरेक्टर को देखना पड़ेगा कि भैया वो कैरेक्टर क्या है। फिर वो पहली बात तो ये है कि इस पूरे पिक्चर में कौन दिखाई दे रहा है। अब इस पिक्चर में तो एक ही व्यक्ति है, तो आप कहेंगे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, दिख भी रहा है कि हाँ ठीक है कोई मेल पर्सन है। उसके बाद क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा होगा ये, या क्या फील कर रहा होगा, ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, पहली बात तो आपको दिख कौन रहा है, दूसरी बात क्या सोच रहा होगा, या फिर क्या इसका बिलीफ सिस्टम होगा, क्या इसकी थॉट्स होंगी। तीसरी बात है इस सिचुएशन में क्यों आया है ये व्यक्ति। फिर ये जो इसकी सिचुएशन है ये आखिर में क्या टर्न करेगी, किस आउटकम क्या होगा। सिमिलरली इसके बारे में ये व्यक्ति कौन है, क्या सोच रहा होगा, या क्या इसकी फीलिंग होगी, इस सिचुएशन में ये क्यों होगा। ठीक है ना। या फिर अब इस सिचुएशन का एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इस सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। अब बहुत इजी है, ये बच्चा ये कौन है, हो सकता है कि एक स्टूडेंट है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है, आपका इंटरप्रिटेशन कुछ और हो सकता है। क्या सोच रहा है, अब हमारे बहुत सारे डायमेंशंस हो गए सोचने के, कुछ भी सोच सकता है। मान के चलिए कि हम ये सोच रहे हैं कि ये सोच रहा है कि मैं इसको कितने दिनों में सीख सकता हूँ। ये सिचुएशन क्यों आई, हो सकता है कि इसके स्कूल में कंपटीशन हो और वो वायलिन बजाना चाहता हो, या फिर हो सकता है किसी ने कहा हो कि तुम्हें सुरों की बहुत अच्छी ज्ञान है, मेलोडी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आती है, सुर बहुत संगम अच्छे से समझ में आता है, तो क्यों ना सुरों का संगम करके तुम एक बढ़िया मेलोडी बनाओ, इस पर एक बढ़िया धुन बनाओ। हो सकता है ये सोच रहा हो। आउटकम क्या हो सकता है, भाई मेहनत कर ली तो फिर अच्छा कर जाएगा, सीख लेगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, स्टेज तक पहुंच जाएगा। ये कहानी हो सकती है। एक और कहानी भी हो सकती है कि सीखना चाहता था, सीख नहीं पाया, पैसे की कमी थी। क्या सोच रहा है, हो सकता है पैसे की कमी थी, सीख नहीं पाया। क्या सिचुएशन थी, गरीबी थी, इस सिचुएशन में आ गया कि उसके पास पुराना सा वायलिन रखा है और उसको वो देख रहा है।
कि सिचुएशन क्या टर्न होगी। हो सकता है ये बच्चा अभी से इस दुख में आ जाए कि मैं ये वायलिन नहीं सीख पाया, या इस कसक रह जाए एक मन में। आप समझ रहे हैं ना। तो अलग अलग सिचुएशंस में हम व्यक्ति को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे, और ये जो हम स्टोरी बनाएंगे उस स्टोरी की ये तो डेफिनेटली उनके बुलेट पॉइंट्स होंगे ही होंगे। ठीक है, चलिए। तो अब इस एक कार्ड की स्टोरी बनाने में कितने ही समय लगे, तो ऐसे ही 10 कार्ड दिए जाएंगे और 10 कार्ड में हर एक कार्ड की एक स्टोरी व्यक्ति बनाएगा, और पूरे टोटल ओवरऑल मिलाकर उसको 50 मिनट दिए जाएंगे। अच्छा, जो क्लिनिशियन होते हैं, जो क्लिनिकली उस व्यक्ति को रेगुलर बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो 10 ही कार्ड दें, वो 20 कार्ड भी दे सकते हैं। ठीक है, और मैंने कहीं पढ़ा कि वो 30 कार्ड भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। अब जो भी ये जवाब दे रहे हैं उनके जवाब को लगातार रिकॉर्ड किया जा रहा है, और रिकॉर्ड करने के बेसिस पर उनकी एक स्कोरिंग की जाएगी। ठीक है ना। चलिए वहां तक भी पहुंचेंगे, पहले और बातें सुन लेते हैं। तो हमने देखा कि 10 पिक्चर दी गई, 50 मिनट दिए गए, कार्ड्स दिखाए जाएंगे और कार्ड्स के हिसाब से उनको अपनी एक स्टोरी तैयार करनी होगी। चलिए, और ये जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर जो एग्जामिन कर रहा है उस व्यक्ति को, वो साथ में ही रहेगा। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स को सीरीज ऑफ कार्ड्स दिखाए जाते हैं, और अलग अलग डेफिनेटली अलग अलग पिक्चर्स हैं, अलग अलग सीन्स है, तो अलग अलग स्टोरी बनेगी, स्टोरी टेलिंग करेंगे। करंट सिचुएशन क्या है, इस व्यक्ति की करंट सिचुएशन क्या है, वही सेम चीज़ें जो मैंने आपको बताया, क्या सोच रहा है, क्या प्रीसीडिंग इवेंट्स होंगे और क्या हो सकता है और आउटकम क्या होगा। ठीक है ना। चलिए, अब ये सब चीज़ें तो हो गई हमारे पास। अब आपको ये समझना है कि इन जो भी हमने स्टडी की उसके हिसाब से, और एक और चीज़ समझिए कि जब एग्जामिनर एक पिक्चर एक टाइम पर दिखाएगा तो जो टाइम वो काउंट करेगा। आपने ये पिक्चर देख ली, पिक्चर देखने के बाद जैसे ही आपने स्टोरी टेलिंग शुरू की वैसे ही टाइम शुरू हो जाएगा। यानी जैसे ही सब्जेक्ट कौन है, मान के चलिए कि मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट करना वो चाह रहे हैं, मेरी पर्सनैलिटी का मापन करना चाह रहे हैं या अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो मैं सब्जेक्ट हुई। तो जैसे ही आपने मुझे ये पिक्चर दिखाई मेरे एग्जामिनर ने, और मैंने इस स्टोरी के बारे में बताना शुरू किया, तो इसका मतलब अब मेरा टाइम वहीं से शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब जब मैं स्टोरी सुना रही हूँ तो एक्सक्लेमेशंस, मैंने कहाँ पर पॉज लिया, यदि मैं कहीं पर उस पिक्चर को देखकर मेरे अंदर जो भी इमोशंस है, मैं डर गई, सहम गई, हिचकिचा गई या फिर ब्लश करने लगी, वो सारी की सारी चीज़ें मेरा एग्जामिनर रिकॉर्ड कर रहा है। डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट, मेरा इस पिक्चर के साथ कितना इन्वॉल्वमेंट है, मैं कितनी भावनात्मक तौर से जुड़ गई हूँ, या मैं उसको देखकर अचानक से घबरा गई हूँ। एक घर है जो अकेले में बना हुआ है, सिर्फ नेचर है और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा उस पिक्चर में, और उस घर को देखकर अचानक से मैं डर गई और मैं असहज हो गई, तो ये भी वो नोटिस करेंगे। अगर मुझे पसीना आने लग गया, या घबराहट से मेरे हाथ कांपने लगे, या मैं हिचकिचाने लग गई, पॉज करने लग गई, मैं मतलब सब्जेक्ट, तो वो हर चीज़ को एग्जामिन करके हर चीज़ को लिखते जाएंगे। अगर मेरी आवाज़ भी बदल गई है तो भी वो इस चीज़ को नोटिस करेंगे। यानी हर एक भाव भंगिमा जिसके माध्यम से मैं खुद को, मुझे मालूम नहीं है कि मैं अपने आप को शो कर रही हूँ, लेकिन उसको क्या बोलते हैं कि अनअवेयर है हम, हमारे रिएक्शंस क्या उस समय जा रहे हैं, मेरा वॉइस कैसा हो रहा है, मेरी आंखें कितनी बार मैं झपक रही हूँ या फिर झपका रही हूँ, या फिर मैं कितना घबरा रही हूँ, मैं मतलब सब्जेक्ट। तो वो हर चीज़ मेरा एग्जामिनर नोटिस कर रहा है और उसके बेसिस पे वो मुझे स्कोरिंग करेंगे। ठीक है ना। स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन में तो केवल आधा ही घंटा लगता है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप सुन लीजिए। इसमें ऐसा है कि मान के चलिए कि सिर्फ कैरेक्टर्स को ही स्टडी कर लिया, ठीक है, तो एक चेक लगा दिया आपने, और अगर आप इसमें थोड़े से ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं तो फिर 2 चेक हो गए, और अगर आपने पूरी बढ़िया एक स्टोरी ही बना दी और उस स्टोरी के माध्यम से आपने बहुत कुछ समझा दिया तो 3 चेक हो जाएंगे। ठीक है ना। स्कोरिंग एक अलग ही पूरा बड़ा लेक्चर है, उसको हम अलग भी ले लेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि हाँ, एक स्कोरिंग लगातार हमारा एग्जामिनर करता जा रहा है या फिर क्लिनिशियन करता जा रहा है। ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में अल्टीमेटली हुआ क्या, एक तो हमने व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ लिया, व्यक्ति ने उस पिक्चर को देखा,
उसके बारे में इमेजिन किया, इमेजिन करने के बाद उसने इस विषय के बारे में अपनी जो कहानी थी वो कह दी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उस व्यक्ति के बारे में, मैं कौन, एग्जामिनर, उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उसके इमोशंस, उसकी जितने भी भाव थे अंदर, क्या वो सोच सकता है, किस हद तक सोच सकता है, या वो उसके अंदर क्या क्या घबराहट है, उन सबको मैं स्टडी कर सकती हूँ। तो ये तो बात रही इन पिक्चर्स की कि हम इन पिक्चर्स को स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा 30 पिक्चर्स है। 30 पिक्चर्स में आपको लोग मिल जाएंगे, ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, लोग और ऑब्जेक्ट दोनों मिल जाएंगे, या फिर आपको कोई बिल्कुल एकदम सुनसान खाली पड़ा हुआ छोड़ा हुआ मकान दिख जाएगा, या फिर हो सकता है एक पेड़ दिख जाए, या फिर आपको कोई भी और कोई रॉक पत्थर ही दिखाई दे जाए। इन सब चीज़ों से या तो व्यक्ति बहुत लोनली महसूस करता है, हो सकता है कि किसी चीज़ की कमी उसको दिखाई दे रही हो सकता है कोई मिस्ट्री उसको दिखाई दे रही हो सकता है उसके अपने ही इमोशंस में कॉन्फ्लिक्ट हो, वो दिखाई दे रहा हो। दिखाई किसको देगा? जो उसको एग्जामिन करेगा, जो क्लिनिशियन होगा। चलिए, अब बात आती है उस एक ब्लैंक कार्ड की, एकदम कतई ब्लैंक, कुछ नहीं है उस कार्ड पे। अब सोचिए, एक ब्लैंक कार्ड व्यक्ति को दिया जाएगा, सब्जेक्ट को, व्यक्ति मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन? जिसकी पर्सनैलिटी का हम अध्ययन कर रहे हैं, उस व्यक्ति को ये ब्लैंक कार्ड दिया जाएगा और उससे ये कहा जाएगा कि अब आप इस ब्लैंक कार्ड को देखिए, और ब्लैंक कार्ड को देखने के बाद आपको क्या लगता है इसका खुद का नरेशन आप कर दीजिए। मतलब वो इस ब्लैंक कार्ड में अपने प्रोजेक्शंस डालेगा, खुद को एसोसिएट करेगा, अपनी ही कहानी बनाएगा फ्रॉम द स्क्रैच। कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है, प्लेन है ना, तो अपनी कहानी बनाएगा, अपना ही एसोसिएशन करेगा बिल्कुल शुरुआत से, और उसके बाद उसके जो थॉट्स हैं, उसके जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके जो इमोशंस हैं, उसके जो डर है, वो हमें सब पता चल जाएंगे। और हम बाकी कार्ड्स में जैसे स्कोरिंग कर रहे थे, इसमें भी हम स्कोरिंग करेंगे। तो इस पूरे के पूरे टेस्ट का, जैसे हम TAT नाम से भी जानते हैं और हिंदी में हम इसको विषयगत बोध परीक्षण कहते हैं, इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, और क्या इसके इमोशंस हैं, कितने वो अपने इमोशंस को साध पाता है, या फिर वो कितना अपने इमोशंस के बहाव में बह जाता है और परेशान हो जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर्सनैलिटी के बहुत सारे ट्रेट्स हैं, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं? पहली बात तो ये समझिए, अनकॉन्शियस माइंड को आप अनकवर करते हैं, समझ जाते हैं, पर्सनैलिटी को आप समझ जाते हैं, ठीक है ना। इंटरपर्सनल डायनामिक्स व्यक्ति की क्या है वो आप समझ जाते हैं, अंदर क्या चल रहा है। डायग्नोज साइकोलॉजिकल कंडीशंस, किसी भी व्यक्ति की साइकोलॉजिकल स्थिति क्या है, उसकी मन स्थिति क्या है, मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है उसकी, वो हम समझ सकते हैं, मनोविज्ञान समझ सकते हैं। एडवांटेजेस और क्या क्या है इसके? वही कि आप पूरी इंफॉर्मेशन आप व्यक्ति के बारे में समझ सकते हैं बिना व्यक्ति को डराए, और ये बहुत ही सहज तरीका है। भाई आप कितना इजी है ना, आपने एक पिक्चर दी और व्यक्ति को बोला इसके बारे में बताओ, उसको कोई डर नहीं है, उसे कुछ नहीं पता कि मुझे कोई एग्जामिन भी कर रहा है, और वो अपने सहज तरीके से पूरी स्टोरी अपनी बयां कर देता है। ये तो इसका आपका ये मान के चलिए एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि वो क्लिनिशियन के द्वारा, जो एग्जामिनर के द्वारा इसको एग्जामिन किया जाएगा, एक तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, डेफिनेटली पैसे भी लगेंगे, और मान के चलिए कि मैं वो क्लिनिशियन जो इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, हो सकता है कि मैं अपने हिसाब से इनकी स्टोरी को सुनूं और समझूं, ठीक है ना। तो मेरा और इनके बीच में जो अंतर है, हो सकता है कि वो एक लिमिटेशन है, यानी कि इनका जो मूड का स्ट्रेस होगा मेरा एक लिमिटेशन है इनको समझने के लिए। तो हालांकि ट्रेंड क्लिनिशियन होते हैं, लेकिन डेफिनेटली अलग अलग क्लिनिशियन किस हिसाब से इनकी इंटरप्रिटेशन को समझेंगे, वो भी एक सबसे बड़ी चुनौती होती है, जो इस टेस्ट की क्वालिटी को हैम्पर कर सकती है, स्कोर को हैम्पर कर सकती है, ठीक है ना। ओके फाइन, तो ये हमारा थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसे हम थीमेटिक बोल देते हैं, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट को ही हम पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक कहते हैं। पिक्चर को देखिए, इंटरप्रेट कीजिए और अपनी कहानी बताइए। इसे हम शॉर्ट में TAT भी कहते हैं। किसने बनाया था, कौन से साल में बनाया था, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 30
कार्ड्स होते हैं, 20 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस में एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। 30 कार्ड वो हैं जो बनाए गए हैं, उसमें कुछ ना कुछ बना है, एक ब्लैंक कार्ड है, ठीक है ना। ये जो 30 कार्ड हैं ये बिल्कुल व्हाइट एंड ब्लैक हैं, यानी एक्रोमेटिक है। दूसरा डिपिक्टिंग एम्बिगियस सीन्स, एम्बिगियस सीन है यानी कि कोई भी अलग अलग मतलब हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का एक मतलब हो, एक पॉसिबल मीनिंग हो, अलग अलग मीनिंग इनके हो सकते हैं, ठीक है। हर एक कार्ड को दिखाया जाता है और कार्ड को दिखाने के बाद 10 कार्ड अगर दिखाए गए हैं तो 50 मिनट उस व्यक्ति को लगेंगे स्टोरी बनाने के लिए, ठीक है ना। स्टोरी बनाने के लिए कौन कौन से बिंदु हैं हम सब डिस्कस कर चुके हैं। और हाँ, एक और चीज़ याद रखिए कि वो क्लिनिशियन या वो एग्जामिनर जो इनकी कहानी सुन रहा है, इनको रोकेगा टोकेगा नहीं। हाँ, अगर व्यक्ति पॉज ले रहा है तो वो स्टडी कर लेगा कि पॉज लिया है, उसको अपने पास नोट कर लेगा और फिर इनको कहेगा ओके फिर क्या हुआ, ओके गो ऑन, अच्छा ऐसा हुआ, फिर आगे ओके। तो इनकी कहानी में उसको थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं, इतना कि वो आगे की कहानी बताए, क्योंकि हमने लिखा ना कि आउटकम क्या होगा, प्रोसीडिंग इवेंट्स क्या होंगे, तो वो बताए व्यक्ति और पूरी तरीके से स्टोरी को कंप्लीट करे, राइट। इस लेक्चर में इतना ही। अगर कहीं कोई आपको इशू, कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ ऐसी जो समझ में ना आई हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। बाकी ये जो पूरा लेक्चर है इसको शॉर्ट्स में डाल देते हैं और उसके साथ डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी डाल देते हैं। यदि आपको वहाँ कोई समस्या होती है तो आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी शिक्षा सब्जेक्ट से अपना संबंध, अपनी केमिस्ट्री अच्छी बना के रखिए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अगर कोई कन्फ्यूजन किसी भी टॉपिक में है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। नमस्कार।